नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष की स्पेशल कवरेज में। तीसरी शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ उनके तमाम जो मंत्री हैं, उनके साथ जो लोग हैं जो शपथ लेंगे, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कौन होगा जो आज शपथ लेगा, कौन होगा जिसको चुना जाएगा इस 3.0 मोदी 3.0 का हिस्सा बनने के लिए। आपको हम लगातार ये बड़ी कवरेज दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी खबर से लेकिन शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। अब से थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेंगे। मोदी की नई टीम के 63 नाम कंफर्म हो गए हैं। तो 63 नाम कंफर्म हो चुके हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। मोदी कैबिनेट में अनुभव और युवा शक्ति का तालमेल देखने को मिल रहा है, जिसमें अनुभव भी है, जिसमें जातीय समीकरण भी हैं, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण भी हैं, जिसमें अनुभव के साथ साथ युवा शक्ति को भी मौका दिया जा रहा है। तो मोदी 3.0 में अभी तक जो नाम सामने आए हैं, 63 नाम हैं जो कंफर्म हो चुके हैं, जिनके बारे में जानकारी सामने आ चुकी है। लेकिन कुछ और नाम भी इसमें शामिल होंगे। हम आपको लगातार इस टीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कौन कौन से वो नाम हैं जो सामने आ चुके हैं? मोदी कैबिनेट में एक बार फिर मंत्री बनेंगे राजनाथ सिंह, अमित शाह। जाहिर सी बात है वो रक्षा मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री हैं, सबसे अहम सहयोगी हैं, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पर हैं सरकार में। जो मोदी 2.0 में थे वही मोदी 3.0 में भी बरकरार रहेंगे। नितिन गडकरी, एस जयशंकर एक बार फिर शपथ लेंगे। निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिलेगा। 63 मंत्रियों की लिस्ट में पीयूष गोयल, किरण रिजिजू भी शामिल हैं। यानी वो अहम चेहरे जो मोदी कैबिनेट 2.0 में अहम पदों पर थे, अहम चेहरे थे, उन्हें एक बार फिर मौका दिया जा रहा है और उन बड़े नामों का शामिल किया गया है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल थे और उसमें से अब 63 नाम सामने आ चुके हैं। मोदी 3.0 की टीम के अनुभवी खिलाड़ी कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको इन अनुभवी खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। तो देखिए, अनुभवी खिलाड़ियों को हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। इसके अलावा गिरिराज सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू के अलावा रामदास आठवले, अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है, पीयूष गोयल और एस जयशंकर। यानी ये वो जिनके पास अनुभव है, जो पहले भी सरकार का अहम हिस्सा रह चुके हैं, अहम पदों पर रह चुके हैं, अहम मंत्रालयों में रह चुके हैं। उन्हें एक बार फिर मौका मिलेगा। लेकिन लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले गिरिराज सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बात की। उन्होंने अगले 5 साल का रोड मैप बताया है। क्या है वो रोड मैप, सुनिए। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली सरकार में भी मोदी की कैबिनेट में आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देंगे, उन्होंने भरोसा किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। क्या रोड मैप रहेगा? 5 साल का प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है, जैसे ही सरकार बनती है हम कामकाज पे लग जाएंगे। स्वाभाविक है, कोई नई सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाए हैं और इतिहास रचा है। गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार आई है, उसके प्रधानमंत्री हैं और विकसित राष्ट्र बनाना संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना। राहुल गांधी ने इस बार कहा है कि इस बार संख्या क्योंकि अपोजिशन की बढ़ गई है तो हमारे जो तेवर हैं वो संसद में दिखेंगे। जनता में तो तेवर देख लिया, अब सदन में भी देखेंगे। जनता ने नकार दिया उनके तेवर को, अब सदन में देखेंगे उनका तेवर क्या होता है। ये आपने कहा कि तीसरी बार लगातार सरकार बनी है। जो 2014 और 19 में सरकार ने काम किया, उसी कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा या इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा ये जो 5 साल हैं इसमें हम और ज़्यादा बड़े फैसले लेंगे। हर बार बेहतर राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाते रहें, आगे भी बढ़ाते रहें। इसके अलावा एक और अनुभवी चेहरा और बहुत अनुभवी चेहरा बीजेपी का है, नितिन गडकरी का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के लिए बहुत अहम हैं वो। इसके अलावा नागपुर महाराष्ट्र से वो एक बार फिर चुने गए हैं। मोदी सरकार में 2014 से सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं। लेकिन ये तमाम मुद्दे और वो तमाम चेहरे जो एक बार फिर चुने जा रहे हैं, उन्हें क्यों मोदी 3.0 का भी हिस्सा बनाया गया है? कौन से नए चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया गया है? अनुभव और युवा शक्ति का कैसे तालमेल किया गया? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा मेरे सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। उनसे हम लगातार बात करेंगे उन चेहरों के बारे में जिन्हें चुना गया है, जो अहम हिस्सा हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी भी मौजूद हैं। लेकिन मोदी कैबिनेट के 21 नए मंत्रियों को मौका मिल रहा है, यानी जो नए चेहरे जिनको शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में, वो 21 नाम हैं। 21 नए मंत्रियों को मौका दिया जा रहा है।
पहली बार उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया जाएगा, जिसमें बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद अब उन्हें केंद्र में लाया गया है, तो यहां उन्हें अहम भूमिका दी जाएगी। पहली बार वो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को भी मंत्री पद मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये वो नए चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया जाएगा मोदी मंत्रिमंडल में। मनोहर लाल खट्टर और जयंत चौधरी को भी अहम भूमिका मिल सकती है। तो देखिए, जिन चेहरों की हम बात कर रहे थे, मोदी 3.0 की टीम में डेब्यू किसका हो रहा है, यानी पहली बार वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें मौका मिल रहा है मोदी 3.0 में शामिल होने के लिए। तो आइए वो आपको बता देते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से केंद्र में आए हैं, अब यहां अहम जिम्मेदारी मिलेगी उन्हें। इसके अलावा चिराग पासवान उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनको यहां अहम पद मिल सकता है, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा। रामनाथ ठाकुर को जेडीयू की तरफ से शामिल किया जा सकता है। जीतन राम मांझी उनकी पार्टी से वही चुनकर आए हैं और उन्हें मौका मिलेगा। राम मोहन रायडू टीडीपी से, उन्हें मौका मिल सकता है। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा से, अब केंद्र में क्योंकि वो राजनीति में आ गए हैं तो यहां पर उनकी अहम भूमिका होगी और उन्हें शामिल किया जाएगा, तो उनका डेब्यू हो रहा है। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से, उन्हें शामिल किया जाएगा और आरएलडी से जयंत चौधरी को भी मंत्री पद मिलेगा। तो ये वो तमाम नाम हैं जो सहयोगी दलों से भी हैं। बीजेपी के भी कुछ चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश से और हरियाणा से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अब केंद्र में आए और यहां उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा, यहां उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रामकृपाल जी, ये जो चेहरे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि अब नया मौका मिल रहा है, यानी मोदी 3.0 में हम ये नए चेहरे देखेंगे, इनमें दो बड़े नाम बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें वो हरियाणा से और मध्य प्रदेश से केंद्र की राजनीति में लाए हैं। जी, तो रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि उनकी क्या अहम भूमिका हो सकती है, उनको कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं और कितनी अहम होगी उनकी भूमिका? देखिए, जहाँ तक शिवराज सिंह का सवाल है, वो एक मजे हुए और उन्होंने जो परफॉर्म भी किया है, इतने दिनों का उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है उसमें उन्होंने बिल्कुल रिजल्ट दिए हैं। और मध्य प्रदेश में जितनी बड़ी जीत पिछले विधानसभा में हुई है, निश्चित तौर पर उसमें उनका योगदान रहा है। और एक तरह से वो एक बड़े नेताओं की जो कद्दावर नेता हैं उनमें आते हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरह से वो जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। उनका पूर्व का इतिहास रहा है। खट्टर जी भी एक बहुत ईमानदार नेता की उनकी छवि रही है। मोदी जी के संघर्ष के दौरान के वो साथी हैं। एक अच्छी ट्यूनिंग है और दो टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे लोग हैं जिनका प्रशासनिक अनुभव ऑलरेडी रहा है और जो नए चेहरे भी आए हैं जिनका प्रशासनिक अनुभव उस तरह का नहीं है, उनके लिए एक मौका है कि जिस तरह से ये लोग परफॉर्म करके अपनी एक इन्होंने जगह बनाई है, नए चेहरों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि वो राजनीति में जी जब आए हैं तो कुछ ऐसा करें अपने अपने। और मोदी जी की एक विशेषता है जिसको हालांकि लोग अपोजिशन के लोग बहुत नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल तानाशाही वाला, ऐसा नहीं है। मोदी जी उस तरह के लीडर हैं जो कभी भी बॉस नहीं होते, वो हमेशा अपने जो कनिष्ठ सहयोगी हैं उनके साथ चलते हैं। और लगातार मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सर पे खड़े रहें, वो देखते हैं कि जहां उनको ज़रूरत पड़ती है वहां वो मतलब गोल ओरिएंटेड है। आप गोल्स जो सेट किए गए हैं उनको अचीव कर दिखाएं और उसको प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर रहे थे, तो उनके बारे में दर्शकों को भी और बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की जो अहमियत है वो क्यों बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी सीटें जीतकर या हासिल कर एक बार फिर सत्ता में काबिज हुई है। विदिशा से मध्य प्रदेश से वो चुनाव जीत कर आए हैं। विदिशा सीट से रिकॉर्ड मतों से उन्होंने चुनाव जीता है और छठी बार लोकसभा सांसद बने हैं, यानी मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वो लोकसभा सांसद थे और अब एक बार फिर जब उनकी केंद्र की राजनीति में वापसी हो रही है तो करीब 17 साल मध्य प्रदेश के सीएम रहने के बाद वो वापसी कर रहे हैं। तो लंबा अनुभव सांसद होने का भी, लंबा अनुभव मुख्यमंत्री होने का भी, तो प्रशासनिक अनुभव उनके पास बहुत है और वो तजुर्बा लेकर केंद्र की राजनीति में जब आएंगे तो उन्हें उनका अहम योगदान होगा। पंकज, लेकिन हम जेडीयू से जिनको मिल सकता है मौका, उनके नाम का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो चेहरे हैं जो जेडीयू से आ सकते हैं, जो बिहार से जिनको मौका मिल सकता है, उसके पीछे क्या सोच है? जेडीयू के लिए वो कितने अहमियत रखते हैं और क्यों उनको शामिल किया जा रहा है? क्योंकि इस तरह की पहले घटनाएं हुई हैं जहां पर केंद्र में जिनको प्रतिनिधित्व दिया गया वो खतरनाक भी साबित हो गया फिर पार्टी के लिए।
देखिए, बिहार से जो 8 लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 4 उनके सहयोगी दलों के। और चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है वो हम सब लोग बराबर देखते रहे कि नरेंद्र मोदी को कैसे चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री, वो उनको अपना भगवान राम मानते हैं, अपने को चेला हनुमान मानते हैं। और जिस तरीके से स्ट्राइक रेट रहा है चिराग पासवान बिहार में एक नई उम्मीद और नई संभावनाएं बन के आए हैं। और जिस तरीके से सामाजिक समीकरण यूपी और बिहार में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बीजेपी का, तो सहयोगी दलों को उसी हिसाब से फिट करने की कोशिश की गई है। बीजेपी में भी देखिए तो सतीश दुबे जिनको पहली बार बनाया जा रहा मंत्री, उसी तरीके से मुजफ्फरपुर से जो लोकसभा के सांसद हैं चंद्रभूषण निषाद, तो एक मल्लाह कम्युनिटी को कैटर करने के लिए, तो एक तरीके से सामाजिक समीकरण और नए लोगों जिनमें संभावनाएं हैं, खासतौर से सहयोगी दलों को देखिए। अगर हम यूपी की भी बात करें ना समारा, तो उसमें देखिए कमलेश पासवान, ये कहा जा रहा था कि यूपी में बीजेपी को जो 29 सीटों का नुकसान हुआ है उसमें से कुर्मी और दलितों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पासी वोट का बहुत नुकसान हुआ है। तो कमलेश पासवान जो गोरखपुर से सटे बांसगांव के हैं, तो पासी कम्युनिटी को कैटर करने के लिए कमलेश पासवान को पहली बार मंत्री बनाया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में जो चीज़ें होंगी, सामाजिक समीकरण को सेट करना और एक नई उम्मीद और नई जिम्मेदारी देकर इन सब नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी अपने जो सहयोगी हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन साथ ही जो जातीय समीकरण है और आगे की जो राजनीति है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की और बिहार में आगे आने वाले विधानसभा चुनाव, उन सबको भी साधने की कोशिश है। और जो पंकज आप बता रहे थे वो दर्शकों को भी बता दें, मोदी कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री होंगे, जिनमें रामनाथ ठाकुर और लल्लन सिंह को मौका दिया जा रहा है। जेडीयू से नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे भी मंत्री बनाए जाएंगे। गिरिराज सिंह तीसरी बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो ये वो नाम हैं, 8 मंत्री हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते से 4 मंत्री होंगे और जेडीयू और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो मंत्रिमंडल है उसमें प्रतिनिधित्व जातीय आधार पर भी, सहयोगियों को भी और आगे आने वाली राजनीति को भी साधने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मोदी 3.0 की टीम में बिहार के जो खिलाड़ी हैं उनकी एक बार फिर आपको विस्तार से उनके बारे में बताएं। जीतन राम मांझी को मौका दिया जा रहा है, हम पार्टी के वो नेता हैं और एक सीट वो जीत कर आए हैं। चिराग पासवान जिस तरह से उन्होंने 100% रिकॉर्ड किया, जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा सभी सीटें उन्होंने जीत ली। रामनाथ ठाकुर को जेडीयू से मौका मिल रहा है, लल्लन सिंह को जेडीयू से मौका मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी कोटे से नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दुबे और रामभूषण निषाद को मौका दिया जा रहा है। तो ये वो 8 चेहरे हैं जिनकी बात हो रही है। रामकृपाल जी, अभी बताया जैसे पंकज ने कि जातीय समीकरण को भी साध रहे हैं, साथ ही सहयोगियों का भी प्रतिनिधित्व है। बिहार में आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो भी बहुत अहमियत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी नज़र में है और उसके तहत भी जो हम देख रहे हैं बिहार का प्रतिनिधित्व, वो उसकी वजह से भी क्या उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जैसा पंकज जी ने कहा कि जो कुछ भी अब एनालिसिस अगर की जाएगी तो जो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे एक ओबीसी हमेशा से, देखिए 2014, 17, 19 और 22 4 चुनावों में लगातार वो इंटैक्ट था। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बार कि जो उसमें से थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं खिसक करके दूसरी तरफ चला गया। तो निश्चित तौर पर एक इंट्रोस्पेक्शन, एक उसको बीजेपी को अपना विश्लेषण करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो देख करके किया है उन्होंने, और निश्चित रूप से ये बिहार और उत्तर प्रदेश, देखिए ये जो 4 मुख्य रूप से बीजेपी के लिए, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और एक तरह से बंगाल भी, मैं 4 को स्विंग स्टेट मानता हूँ। ये चारों स्टेट में जहाँ भी कहीं कुछ हल्का सा डेंट रहा है वो उसको देखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, एक सच्चाई है, देखिए ठीक है, आप जाति कहिए, क्लास कहिए, वर्ग कहिए, वो एक सच्चाई है, उसको भी साधना पड़ता है और कहीं ना कहीं से। और मुझे लगता है कि इसमें उसको पूरा महत्व दिया जा रहा है और अभी भी आगे आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि और भी इसमें काट छाट की जाएगी और भी भविष्य में और भी ये चीज़ें होंगी जी, और वो उसकी शुरुआत हो रही है। हम जीतन राम मांझी के बारे में भी बता दें अपने दर्शकों को, उनको भी शामिल किया जा रहा है। हम सेक्युलर पार्टी से वो हैं, यानी खुद ही वो उसके नेता हैं, गया बिहार से चुनकर आए हैं। 45 साल का लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। एनडीए का महादलित चेहरा है। 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार गया से सांसद निर्वाचित हुए। 1980 में पहली बार कांग्रेस से विधायक बने। एक लंबा सफर रहा उनका राजनीति में। 1983 में बिहार सरकार में वो मंत्री बने और नीतीश सरकार में लंबे वक्त तक मंत्री रहे। लेकिन अब एनडीए का महादलित चेहरा बन रहे हैं और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको जानकारी दे दें। मंत्रियों की बैठक में जेपी नड्डा भी दिखे हैं। ये अपने आप में बड़ी जानकारी। मोदी के बगल में बैठे थे जेपी नड्डा, यानी मंत्रियों की बैठक में जेपी नड्डा भी दिखाई दिए। नड्डा के शपथ लेने की भी चर्चा हो रही है। नड्डा शपथ लेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन इसके कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो साथ में दिखाई दे हैं। जब मंत्रियों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त साथ में जेपी नड्डा भी मौजूद थे और वो भी वहां बगल में बैठे हुए थे। उनकी वहां मौजूदगी को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो भी शपथ ले सकते हैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। आनंद, क्या इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि जेपी नड्डा भी क्या मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि वो साथ में दिखाई दिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा उनके बगल में मंच पर बैठे हुए थे। जाहिर तौर पर बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस नाते वो प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है जिस तरह से अनुराग ठाकुर, जो कि अभी तक कैबिनेट में हिमाचल को रिप्रेजेंट करते रहे, इस बार जीतने के बावजूद उनको कैबिनेट में नहीं रखा गया, आज उनको न्योता नहीं दिया गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह कयास लगाया जा रहा है कि जेपी नड्डा को भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका जो कार्यकाल है पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन उनके कार्यकाल को लोकसभा चुनाव तक, यानी कि जून तक एक्सटेंड किया गया था। तो ऐसे में उनका कार्यकाल अब लगभग खत्म हो चुका है। तो ऐसे में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि संभवतः जेपी नड्डा को केंद्र में मंत्री बनाने के साथ साथ उनको राज्यसभा में सदन का नेता बनाया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। एक अनुराग ठाकुर इकलौते थे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि जेपी नड्डा को न सिर्फ मंत्री बनाया जाए, बल्कि उनको राज्यसभा में, चूंकि वो राज्यसभा से आते हैं, तो ऐसे में राज्यसभा में नेता भी बना दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आनंद। हम कुमार कुंदन का भी रुख कर लेंगे, क्योंकि TV9 पर हम सेंट्रल विस्टा के जो कर्मचारी हैं जिन्हें न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। वो कर्मचारी जो शपथ समारोह के मेहमान बनने वाले हैं, उनके साथ ही मौजूद है मेरे सहयोगी कुमार कुंदन। कुमार, आपके साथ वो तमाम कर्मचारी मौजूद हैं, क्या उनका कहना है, उन्हें जब अब न्योता मिला है, ये पूरा इलाका जहां उन्होंने मेहनत की है, जहां काम किया है, जब शपथ ग्रहण हो रहा है तो उन्हें न्योता दिया गया और उन्हें बुलाया गया है? कुमार, आपको आवाज आ रही है हमारी? कुमार कुंदन का रुख करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम बात करें, क्योंकि उनके साथ वो तमाम सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले कर्मचारी मौजूद हैं जिन्हें बुलाया गया है शपथ समारोह के लिए। कुमार, आपको आवाज आ रही है तो आप बात करें इन तमाम कर्मचारियों से और उनका क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनका अनुभव है, उसके बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारे कर्मचारी वो लोग हैं जिनको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये काम कर रहे थे और उनको बुलाया गया है। और निश्चित रूप से ये एक अभूतपूर्व समय है इन लोगों के लिए। कितनी बड़ी आप लोगों को खुशी हो रही है? बहुत बड़ी खुशी है सर जी, कि मिलने का मौका मिला और हम लोग जाकर वहाँ पर उनको देखेंगे तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री से ही मिलने का मौका मिलेगा, या फिर प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करते हुए देख पाएंगे? कभी नहीं सोचे थे। नहीं, कभी नहीं। क्या सोच के रखा है? जब मिलेंगे तो प्रधानमंत्री से क्या बात करेंगे, कुछ सोचे हैं? हमें बहुत खुशी मिल रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग आज मिलेंगे। ऐसा हम लोग को एहसास नहीं था, कभी भरोसा नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण लेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग को पास दिए। आप LNT प्रोजेक्ट पे काम, CCS प्रोजेक्ट पे काम, बड़े लोगों को तो मिलता है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है कि एज ए पॉलिटिशियन कैसे देखते हैं आप इसको? प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सभी श्रम योगियों को अपने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है, इससे ये पता चलता है प्रधानमंत्री जी आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करते हैं। और इन सबको उन्होंने अपने साथ अपने शपथ ग्रहण समारोह में, इतने भव्य कार्यक्रम में जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बड़े लोग आते हैं, उसमें आज पहली बार श्रम योगी प्रधानमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं देने जाएंगे। निश्चित रूप से सुमेरा, मैं दिखाना चाहूँगा ये जो कार्ड है जो प्रेसिडेंट हाउस से मिलता है, और इस कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व होता है। शायद आम लोगों को तो बड़ी मुश्किल से भी मिल पाता है। विदेशी मेहमान जहां हो रहे हो वहां पे एक व्यक्ति, कभी आपने सोचा था कि इस तरह का कार्ड आपके हाथ में भी होगा? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे शपथ ग्रहण में शामिल हो। कुमार, एक बार और अगर आप कैमरे पर वो जो न्योता है वो दिखाएं, वो इन्विटेशन दिखाएं अगर। बिल्कुल सुमेरा, आपका नाम क्या है, एक बार जरा बताएं। मेरा नाम शुभम तिवारी है। ये शुभम है और ये प्रयागराज से हैं और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करते हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, इस तस्वीर में कैमरा पर्सन जरा क्लोज करेंगे खुशी,
मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो इन लोगों को दिया जा रहा है और तकरीबन ऐसे 150 यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिनको कि इस तरह से बुलाया जा रहा है। सुमेरा, मैं बताऊं कि विदेशी मेहमान हो चाहे आम हो ख़ास हो, जो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये कार्ड दिया गया है, उनमें वंदे भारत जो ट्रेन चलाने वाली लोको महिला पायलट हैं उनको भी बुलाया गया है। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप लोगों को मैंने देखा था एक बार प्रधानमंत्री आए भी थे मिलने के लिए जब काम चल रहा था वहाँ, तो जी आए थे मिले थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग उनके जो है क्या कहते हैं शपथ ग्रहण में वहाँ हम लोग शामिल होंगे, वहाँ पहुँचेंगे। इसको संभाल के रखेंगे, संभाल के रखेंगे अपने, हमारे आने वाले पीढ़ी को वो जानेगा कि हाँ हमारे पिताजी जो है क्या कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जब तीसरे बार शपथ ग्रहण लिए तो हमारे पिताजी गए थे वहाँ पे। बहुत हमें खुशी है, हमारे घर परिवार में भी हम लोग बता दिए हैं कि हम लोग कल वहाँ जाएंगे, तो हम लोग के घर वाले भी बहुत खुशी हैं, बहुत अच्छे से खुश जी कुमार, जाहिर सी बात है बहुत खुशी का मौका है उनके लिए। मेहनत की है, काम किया है उन्होंने, इस पूरे इलाके की ब्यूटिफिकेशन को लेकर सेंट्रल विस्टा पे काम किया, और फिर अब उन्हें वो मौका भी मिलना कि वो वहां जाकर बैठें और शपथ ग्रहण का हिस्सा हो। पंकज, लेकिन ये जब न्योता दिया जाता है, मैं आती हूँ आपके पास, पहले यूपी के जो मंत्री हैं उनके बारे में दर्शकों को बता दें, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से 6 मंत्रियों को जगह मिल रही है, जिसमें राजनाथ सिंह को एक बार फिर मंत्री बनाया जा रहा है, वो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। अनुप्रिया पटेल को अपना दल से मौका मिल रहा है और पंकज चौधरी को भी मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा यूपी से जितिन प्रसाद को पहली बार मौका मिल रहा है, यानी मोदी 3.0 में अब जितिन प्रसाद भी अहम हिस्सा होंगे। तो मोदी 3.0 की टीम में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं वो आपको दिखा देते हैं। 6 मंत्री उत्तर प्रदेश से शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, इसके अलावा जयंत चौधरी को शामिल किया जा रहा है, अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी और BL वर्मा को मौका दिया जा रहा है। पंकज, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ से 6 नाम हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा बीजेपी का, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल जाहिर सी बातें उठ रहे हैं, और उसके बाद जो ये प्रतिनिधित्व है, क्या ये लगता है कि अभी कम है, इसे और बढ़ाया जाएगा आगे आने वाले समय में, या ये इस समय के हालात को देखते हुए, इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त है? मुझे लगता है सुमेरा 6 नहीं 8 मंत्री हैं जो यूपी से लिए गए हैं। पिछली बार मुझे याद है कि 12 नेताओं को मंत्री बनाया गया था, उसमें से 7 इस बार चुनाव हार गए। इसी वजह से मुझे लगा कि 6 उत्तर प्रदेश के लिहाज से कम दिखाई देते हैं। जी हाँ, इसमें BL वर्मा का नाम नहीं है, जो लोध बिरादरी से हैं, और BL वर्मा पिछले भी मोदी सरकार में मंत्री थे। नई एंट्री जो हुई है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे पहले सुमेरा, कि कमलेश पासवान जो SC समुदाय से आते हैं, और जिस समुदाय का वोट इस बार समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है, तो उसको एक तरीके से चेकमेट करने के लिए कमलेश पासवान को रखा गया है। अब देखिए 2 सवर्ण हो गए, यानी फॉरवर्ड कास्ट के राजनाथ सिंह हो गए, खुद ठाकुर बिरादरी से, जो छत्री बिरादरी की नाराजगी की बार बार चर्चा की जाती रही है, गुजरात के रूपाला। मैं माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा पंकज। हम एक बार फिर कुमार कुंदन का रुख करते हैं, क्योंकि कुमार कुंदन के साथ मनसुख मंडाविया मौजूद हैं। जी कुमार, श्रमिकों से यहाँ पर बातचीत करते हुए आपको देखिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया इस वक्त पहुंचे हैं उन श्रमिकों के पास, जो श्रमिक जो हैं अब से थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह का देखने के लिए, और इन श्रमिकों के साथ डॉक्टर मनसुख मंडाविया खुद बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके अनुभव। अभी मोदी जी की ओर से आपको इनविटेशन मिला है? हमें 2 दिन पहले जान के बहुत खुशी हुई कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वाह, उससे कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा, हमारे ये घर परिवार में जान के बहुत खुशी हुई। आपके परिवार के सदस्यों को भी अच्छा लगा? जी। अच्छा, गुड। क्या है आपका शुभ नाम? सर पंकज कुमार शर्मा है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि हम लोग को वहाँ आने का मिला, अवसर मिला, श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग को बुलाए। हम लोग को ऐसा एहसास भी नहीं हुआ था कि हम लोग लेबर वर्क होकर के, गरीब आदमी, गरीब घर पे होकर के वहाँ जाएंगे, वहाँ तक पहुँचे। वाह, बहुत तो आज तो आप प्रधानमंत्री जी के गेस्ट हैं। गेस्ट हैं, बहुत अच्छा, भारत सरकार के गेस्ट हैं। जी सर। आपको निमंत्रण कार्ड मिला है? मिला है। वाह पंकज, वाह, प्रधानमंत्री जी वोट लेंगे, अब उसमें आप शामिल होंगे। वाह, बधाई हो, अभिनंदन। जी बताओ, सब उज्जवल वही दिख रहा है। 2 दिन पहले हम लोग को ये खबर मिली है कि हमको प्रधानमंत्री शपथ समारोह में जाना है। रियली ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का पल है। ये आज हम
रूबरू अपने प्रधानमंत्री आप जैसे महान नेताओं के सामने हम रूबरू होंगे और देश विदेश से आए हुए जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबको देखने का अवसर प्रदान मिलता। ये संभव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही संभव है और दूसरे के शासनकाल में संभव नहीं है। जिसमें आप जैसे सामान्य व्यक्ति जो देश के निर्माण के काम के साथ जुड़े हैं, ऐसे लोगों का भी मोदी जी सम्मान कर रहा है। ये सभी के लिए गौरव की बात। वही बात है सर, नरेंद्र मोदी इतने व्यस्त उनका लाइफ है और उस व्यस्तम जीवन में ये याद करके आपको बुलाया, मजदूरों को बुलाया सर। और वैसे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो बुलाने का यहाँ काम, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको ध्यान यहाँ तक कैसे चला जाता है कि हमको उनको भी बुलाना है, उनको सम्मानित करना है। ये तो देश का कोई ऐसा ही व्यक्तित्व है जो सबको याद कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आज आप भी तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं मंत्री पद के लिए सर। मंत्री और अभी पद उसको का मिलना है। शपथ लेंगे। ध्यान रखिए सबको टीटी देंगे आराम से। आगे और लोगों को मिलना है। और देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया यहाँ पर उन श्रमिकों से मुलाकात कर रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। और ये तो देखिए, बहुत उत्साहित हैं वो तमाम कर्मचारी जिन्होंने सेंट्रल विस्टा पर काम किया और उन्हें अब न्योता मिला है शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए मोदी 3.0 की। लेकिन महाराष्ट्र की आइए अब बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से 6 मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं इस नए मंत्रिमंडल में। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी और पीयूष गोयल मंत्री होंगे। महाराष्ट्र से इसके अलावा मुरलीधर और इसके अलावा रक्षा खडसे भी मंत्री होंगे और शिवसेना शिंदे से प्रताप राव जाधव को मंत्री बनाया जा रहा है। आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले भी एक बार फिर मंत्री बनाए जा रहे हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है मोदी 3.0 में। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी मौजूद है लगातार। समीर जी, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो अहमियत रखता ही है। महाराष्ट्र में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, महाराष्ट्र में आने वाले चुनावों को देखते हुए भी यहाँ जो समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र को समीकरण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी एक एनसीपी का पिच फंसा हुआ है जो महाराष्ट्र में इनकी एक बड़ी पार्टी सहयोगी रही है प्रदेश के अंदर। हालांकि ये बात सही है कि एक प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद है एनसीपी से, अजित पवार गुट से, और दूसरे रायगढ़ से जो जीतकर आए सुनील तटकरे है, वो अकलौते सांसद है। मुझे उस बात की उम्मीद लग रही थी कि शायद एक मंत्री पद मिलेगा, भले ही कैबिनेट मिले, एमओएस मिल सकता है, लेकिन शायद उन्हें लिया नहीं गया है क्योंकि प्रदेश के अंदर उन्हें दिया गया है। खबर ये भी आ रही है कि प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनना चाहते थे, सुनील तटकरे भी मंत्री बनना चाहते थे। तो आपसी विवाद इतना ज़्यादा एनसीपी के अंदर बना हुआ है कि वो भी कारण रहा है। तो दूसरा कारण शायद मुझे लगता है नाराजगी का ये भी रहा है कि अजित पवार से कहा गया था कि बारामती सीट पर आप अपनी पत्नी को खड़ा मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ता इसके खिलाफ थे और अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे। वह सीट जो अजित पवार हारे उससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नाराज है। लेकिन समीर जी, यही नाराजगी की वजह से तो काफी नुकसान भी हुआ है और अभी भी वो कंटिन्यू हो रही है, वो अभी भी चल रही है। बिल्कुल, वो तो कंटिन्यू रहेगी। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति आपने की है, खिचड़ी सरकार बना ली कि एकनाथ शिंदे को ले आए, अजित पवार को ले गए, वैचारिक मतभेद इतना ज़्यादा है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऊपर आपने सरकार बना ली है, तो ये लोकसभा में भी परेशानी दिखी और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी तो 90 दिन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई, पार्टी के अंदर भी कई बड़े ऐसे नेता जो मंत्री बनना चाहते थे, अभी रामदास आठवले को आपने बना लिया जो वहाँ से रिपब्लिक पार्टी के नेता है, तो मुझे लग रहा है अभी ये महाराष्ट्र एक बड़ी चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन रहा है और बीजेपी के भीतर भी इस बात की समीक्षा हो रही है लगातार कि कैसे वो अपनी रणनीति को और धार दें ताकि वहाँ आने वाले चुनावों में और बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। लेकिन हम आपको आइए देखिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। ये पहली बार जब उन्होंने शपथ ली, ये पहली शपथ उन्होंने जो ली गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर, ये उसकी तस्वीरें हैं। उन्होंने कब कब शपथ ली है? दूसरी बार उन्होंने साल 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री से शपथ ग्रहण का जो सिलसिला शुरू हुआ है। 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने एक बार फिर ली और कैसे समय बदला है और वहाँ से कैसे वो फिर केंद्र की राजनीति में आए और फिर अब यहाँ पर वो तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद साल 2014 की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो मोदी की शपथ एक एक कर देखिए, ये साल 2014 की शपथ, तब जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार उन्होंने शपथ ली थी।
विधि द्वारा स्थापित ये साल 2019 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत और की अब ये तस्वीरें आज जो उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अब आज शाम में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी, तब जबकि साल 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ये अपने आप में इतिहास होगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और नॉन कांग्रेस सरकार यानी बीजेपी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है, तीसरी बार वो शपथ लेने वाले हैं, तो अपने आप में इतिहास रचने वाले हैं आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी कवरेज लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार में 20 राज्य से मंत्री बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के 46 नेता मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा जेडीयू और टीडीपी से 2-2 मंत्रियों को चुना जा रहा है। इसके अलावा जो और घटक दल हैं, आरएलडी, जेडीएस और एडीएस से 1-1 मंत्री होंगे। एसएचएस, आरपीआई और हम से 1-1 मंत्री को चुना जा रहा है। तो अलग अलग राज्य, 20 राज्य और 20 राज्यों से मंत्रियों को चुना गया है। हमारे साथ शिवांग जुड़े हुए हैं जो संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। शिवांग, आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर जो मेहमान हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम नाम लगातार बता रहे हैं उन तमाम लोगों के जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन और तमाम मेहमान हैं, सेंट्रल विस्टा के कर्मचारी हैं, लोको जो चलाती हैं महिलाएं, उनको न्योता दिया गया है, तो वो तमाम भी मेहमान हैं, वो खास मेहमान जो हिस्सा बनेंगे आज इस शपथ ग्रहण का। देखिए बिल्कुल सुमेरा, जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में आज दोपहर 3 बजे करीब 5 केंद्रीय मंत्रियों के घर पे कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और जो पार्क होता है बड़े घरों के अंदर, इनमें ऐसा आयोजन किया गया, खाने पीने का कार्यक्रम किया गया था जिसके अंदर जो बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया, खास तौर पे जो चाहे वो मीडिया सेल के लोग हों, आईटी सेल के लोग हों, या जैसे कि अभी कुमार कुंदन जिक्र कर रहे थे कि सेंट्रल विस्टा के जो लेबर काम कर रही है उन लोगों को बुलाया गया है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की गई है कि उसमें सभी लोग बराबर से ही नजर आएं। राष्ट्रपति भवन के अंदर आज शाम को 7:15 बजे जब ओथ सेरेमनी होगी तो करीब 8 से 9 हज़ार लोग वहां पे मौजूद होंगे। उसमें सेंट्रल विस्टा के लोग भी होंगे, साथ साथ बॉलीवुड के सितारे भी होंगे। तो संतुलन जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है कि एक ऐसा संदेश जाए देश में कि सरकार सभी वर्गों को एक ही निगाह से देखती है। तो कुल मिला के कुछ ही देर के अंदर, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, दोपहर 2 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये पूरा रूट जो है ये काफी बाधित भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा वीआईपी मूवमेंट देखा जाएगा। काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे अनिल कपूर, बाकी लोग, वो लोग पहले से बॉम्बे से रवाना हो चुके हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन तो बड़े सेलिब्रिटीज भी दिखाई देंगे, आम आदमी भी दिखाई देगा, वो तमाम लोग जिन्होंने इस पूरे इलाके में मेहनत की है वो भी दिखाई देंगे। तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां दिखाई देगा, ऐसी कोशिश की जा रही है। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे, लेकिन मंत्री कौन होंगे उसको लेकर भी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से 4 मंत्री होंगे और मध्य प्रदेश एक बहुत अहम प्रदेश बीजेपी के लिए, जहां से सभी सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को पहली बार मौका दिया जा रहा है, मंत्री पद उन्हें दिया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर मंत्री बनेंगे, लेकिन उनके अलावा वीरेंद्र कुमार और दुर्गादास उइके भी शपथ लेंगे। ये 2 और नाम हैं जिन्हें शामिल किया जा रहा है मध्य प्रदेश से। लेकिन राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, जहां झटका तो लगा बीजेपी को, लेकिन वहां से 4 मंत्रियों को चुना जा रहा है। मोदी कैबिनेट में राजस्थान से 4 मंत्री होंगे, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर शपथ लेने वाले हैं, यानी उन्हें फिर शामिल किया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर मौका मिल रहा है, वो भी शामिल होंगे। भूपेंद्र यादव भी कैबिनेट में शामिल होंगे। भागीरथ चौधरी भी मंत्री बनाए जाएंगे। पंकज, मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है, राजस्थान से तो कई ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी मंत्री थे और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के लिए भी, संगठन के लिए भी, उन्हें एक बार फिर मौका मिल रहा है, लेकिन नए नाम भी हैं। और मध्य प्रदेश से जो नए नाम हैं उनके बारे में भी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप कुछ और बताएं। जो मध्य प्रदेश से 4 नाम जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान सब लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, और जब वहाँ पर इस बार मुख्यमंत्री को बदला गया तब उनको लेके लोगों के मन में बड़ा ये था कि उनके नाम पर भी वोट मिला, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक उचित सम्मान देने की बात की जा रही है। उनका जो अनुभव रहा लंबा, बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं, गैर विवादित चेहरे रहे हैं, बहुत ही विनम्रता से अपना काम करते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जगह मिल रही है।
उसके अलावा वीरेंद्र कुमार खटीक जो आपको अब जानते हैं कि एससी समुदाय से हैं, पिछली बार भी मोदी सरकार में मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप देख रहे हैं जो गुना से सांसद बने हैं। और इसके अलावा जो उइके जो हैं, जो कि वहाँ पर करीब 20-21% पॉपुलेशन आदिवासी का है, तो उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजस्थान में हालांकि बीजेपी को झटका लगा, चूंकि बहुत हैवी वेट्स हैं वहाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत या भूपेंद्र यादव, तो उन सबको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनका अनुभव और उनका कामकाज को देखते हुए। रामकृपाल जी, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तो ये तमाम नाम बड़े नाम हैं, बीजेपी के लिए भी बड़े नाम हैं, बीजेपी के लिए संगठन में भी, सरकार में भी एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि सरकार में आपको तजर्बे और नए लोगों को शामिल करने और प्रतिनिधित्व को एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। तो क्या उसके तहत भी हम देख रहे हैं कि राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव को रिपीट किया जा रहा है, साथ ही भागीरथ चौधरी भी? देखिए, निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं, लेकिन एक बात यह है कि मोदी जी का जो एक लक्ष्य है, जैसा आज उन्होंने एड्रेस भी किया होगा और जो हमेशा रहता है कि वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात वो हो कि जो आगे का लक्ष्य उनका है वो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें अनुभव भी देखते हैं। और कई बार हो सकता है कि बहुत एकदम जैसे देखिए राजस्थान में ज़्यादातर वही नाम है जो पिछले वो रहे हैं, डिस्पाइट कि वहाँ थोड़ा सा डेंट लगा है। उसका एक कारण है कि ये सब लोग परफॉर्म करने वाले लोग हैं और देश के सामने जो एक बड़ी चुनौती है कि ऑलरेडी अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ही जनता आपके साथ आती है। और जैसा कि पंकज जी ने कहा, जैसे शिवराज सिंह के साथ जो एक सम्मान उनको दिया जा रहा है, आगे एक मैसेज देने की एक कोशिश की जा रही है जो गलतफहमी, कई बार ये रूमर था कि बड़े बड़े चर्चित अच्छे नामों को बिल्कुल किनारे कर दिया गया, वो नहीं है। समय आकर के किसका उपयोग कहाँ होगा, किसका अनुभव कहाँ मैक्सिमम मिलेगा, ये प्रायोरिटी होती है। उसके बाद सेकेंडरी नंबर होता है जातीय समीकरण और तमाम तरह का बिठाने का। अगर आपने देखा होगा मोदी जी इसके पहले दूसरे काल में जो था, कैसे कैसे लोगों को प्रोफेशनल्स को लेकर के आए, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, ये अपने सरदार जी हों, अलग अलग यानी आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की कोशिश लगातार है। लेकिन तजर्बे के नाम जोड़ देता हूँ, ओम बिरला का नाम है, स्पीकर रहे ओम बिरला, इस बार कैबिनेट में दिख नहीं रहे, तो अब क्या उन्हें फिर से स्पीकर बनाएंगे या उन्हें ड्रॉप किया जाएगा, एक बड़ा नाम है। दूसरा दुष्यंत का नाम की चर्चा चल रही थी कि वसुंधरा के बेटे 5वीं बार सांसद बने दुष्यंत, तो क्या उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी? तो मुझे लग रहा है कि एक ओम बिरला एक बड़ा नाम है जो इस बार कैबिनेट में दिखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, और इसके अलावा बात गुजरात की भी कर लेते हैं समीर, और फिर उसके बाद भी आपसे बात करेंगे। मोदी 3.0 में गुजरात से 5 मंत्री शपथ लेने वाले हैं जो अभी तक नाम सामने आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्रालय संभाल रहे थे मोदी सरकार में लगातार नंबर 2 थे और वो बहुत अहम है। इसके अलावा मनसुख मंडाविया भी एक बार फिर मंत्री बनेंगे, उन्हें अभी हमने कुछ देर पहले सेंट्रल विस्टा के कर्मचारियों से बात करते सुना। अब की बार CR पाटिल को मौका मिल रहा है और नीमूबेन पटेल को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है। समीर चौगांवकर जी, गुजरात में जो प्रतिनिधित्व जिन जिन लोगों को मिल रहा है, जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं आप? समीर? नहीं, मुझे लगता है कि गुजरात से बराबर मिला है। CR पाटिल का जरूर एक नाम चल रहा था कि मंत्री बनेंगे, वो पहले भी उनकी चर्चा हुई थी। जिस हिसाब से गुजरात संगठन उन्हें देखा है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय वाराणसी के भी वो प्रभारी रहे थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो उनका लगभग तय था बनने के लिए। अब JP नड्डा जी भी गुजरात से ही राज्यसभा है, तो उन्हें गुजरात से ही काउंट किया जाएगा, वहाँ से बन रहा है। अमित शाह जी का नाम तय था। पुरुषोत्तम रूपाला का ड्रॉप होना मुझे लग रहा है इस बार तय था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राजपूतों को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद राजपूतों की नाराजगी देखने को मिली थी, तो ये लग रहा था कि पुरुषोत्तम रूपाला को शायद मंत्री न बनकर ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो पुरुषोत्तम रूपाला को उसमें ड्रॉप किया गया। बाकी मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल में यही नाम जो देख रहे थे और पिछले बार जो थे मनसुख मंडाविया, उन्हें भी कंटिन्यू किया गया है। इन्हीं को मौका मिल रहा है, लेकिन हम आपको लगातार नाम भी दिखा रहे हैं और उनके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं और क्यों वो अहमियत रखते हैं, क्यों उन्हें शामिल किया जा रहा है मोदी 3.0 पे, इसके बारे में भी हम लगातार बात कर रहे हैं। आगे भी आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे।